करण विनर बने, आपने एक्सपेक्ट किया था कि अगर आप नहीं तो कौन, आपके दिमाग में किसका नाम था? करणवीर या एंड आई एम सो हैप्पी एंड ग्लैड कि अगर मेरे हाथ में नहीं आई ट्रॉफी, करण के हाथ में गई, तो मुझे उसका 1% भी दुख नहीं है, क्योंकि आई फाउंड हिम एक्सट्रीमली डिजर्विंग। मैंने उसको बोला भी था कि तेरे बेस्ट परफॉर्मेंस पे अगर तुझे कोई हरा सकता है तो वो मैं हूँ। हाँ। तो और मेरे बस बेस्ट परफॉर्मेंस पे कि जहाँ पे मैंने कोई बैड लक नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, लेकिन मैंने बेस्ट परफॉर्मेंस है। लेकिन उस दिन पर्टिकुलर दिन तू मुझे कोई अगर मुझे आउट परफॉर्म कर सकता है कि जिसमें बैड लक मुझे ना हिट करे, मैं अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाऊँ, पर फिर भी मुझसे आगे अगर कोई निकल सकता है वो तू है। तो हम दोनों है, तो मेरे हाथ में क्या है तेरे हाथ में क्या है, मेरे को कोई उससे दिक्कत नहीं है। पर परफॉर्मेंस के साथ साथ आप ये मानते हैं कि लक भी मायने रखता है? 2 स्टंट अबॉर्ट करने के बाद, एलिमिनेट होने के बाद भी शालीन फाइनलिस्ट भी बना, कृष्णा वापस आके फाइनलिस्ट बनी, तो ये समझ में आता है कि आपका लक भी बहुत काम करता है। मैटर करता है, लक हर चीज में मैटर करता है। आप किसी आप ये फेयर मानते हैं? फिर लक अगर किसी को फेवर कर रहा हो तो उसमें क्या है, वो तो उससे डिसाइड की हुई चीज है। नहीं, जैसे कि कृष्णा भी जाके फिर वापस आई एलिमिनेट, पर मैं तो फाइनल स्टंट तक पहुंच ही गया ना। हाँ। तो आप अगर अपना फोकस रखो, मेहनत करो, और आप अगर आगे बढ़ रहे हो, तो बाकी फिर कोई लक की वजह से आए या मेहनत की वजह से आए या किसी और चीज़ की वजह से आए, हर चीज़ फेयर है फिर। यूजुअली कंप्लेंट कौन करता है मैं आपको बताऊं? जो पीछे रह जाता है। हाँ। तो तो लाइफ की एक ही फिलॉसफी है, आप लाइफ में पीछे मत रहो। हाँ। फोकस और ये दूधारी तलवार है कि जो पीछे रहता है वो कंप्लेंट करता है, या शायद ऐसा भी कह सकते हैं जो कंप्लेंट करता है वो हमेशा पीछे ही रहता है। तो कंप्लेंट नहीं करो, ठीक है? कौन कैसे आगे बढ़ रहा है ये मायने नहीं रखता, आपको आगे जाना है, आपको किसी भी हालत में। तो अब पहुंच गए, फिनाले स्टंट कर लिया, अच्छे से किया, वो सीढ़ी वीढ़ी अटक गए, वो ठीक है, वो लक का 1% अगेन फैक्टर है। लेकिन I was there, so there are no complaints। बाकी कौन कैसे आया, मैं हूं ना आगे, तो बस हो गया। तो जीतने के बाद आपने क्या कहा? No, I congratulated him. In fact, I would like to say कि जब हम स्टंट करने जा रहे थे, तो जैसे स्टंट होने से पहले हम सबको एक टेंट में रखा जाता है और सब लोग होते हैं वहाँ पे। तो मैं रियलाइज़ कर रहा था कि एक एंग्जाइटी थी कि फाइनल स्टंट होगा नहीं होगा, कौन जीतेगा, कैसे होगा। तो हर जगह से लोगों का ये आ रहा था कि क्या ये संभालो, वो संभालो, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। तो एक पॉइंट के बाद ना मुझे दिखने लगा कि मैं, कृष्णा, करण, हम सब नर्वस हो रहे हैं ये सब चीज़ें सुन के, क्योंकि लोग बोल के आपको नर्वस कर देते हैं। तो मैंने उन दोनों को बोला कि 2 मिनट के लिए साइड में आ जाओ तुम दोनों, अभी स्टंट करने जाएंगे हम लोग 15-20 मिनट में, रेडी हो रहा था वो स्टंट। तुम दोनों 1-2 मिनट के, और हम तीनों ने साइड में गए और मैंने दोनों को हाथ पकड़े और बोला कि भाई अब ना अपने कानों को शट ऑफ कर दो। अब कोई चीज़ सुनो मत जिससे आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओ, जिससे आप थोड़े से कमज़ोर पड़ जाओ, आप घबरा जाओ, कोई चीज़ सुनो ही मत, अकेले रहो। अब हम 3 यहाँ तक पहुँचे हैं, वो कोई भी फैक्टर हो, लेकिन हम तीनों यहाँ पे पहुंचे हैं। 4 लोग बोलेंगे लक की वजह से, 4 लोग बोलेंगे मेहनत की वजह से, 4 लोग बोलेंगे इस चीज़ की वजह से, उस चीज़, सब छोड़ दो, हम 3 यहाँ पे पहुंचे हैं और हम 3 फाइनलिस्ट हैं, और हम आप, करण और कृष्णा। हाँ, और हम 3 फाइनल स्टंट करने वाले हैं, ये सबसे बड़ी बात है। तो हमारी ये पॉजिटिव एनर्जी इर्द गिर्द फैलने दो, हम में से कोई भी जीता, कि आज के दिन whoever is the best man, let that person win। और अभी इस चीज़ को अपने तक पहुँचने मत दो। So that was the sense। तो उसके बाद अभी यहाँ से हारा जीता कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई बात। हाँ, so there is no, I'm quite sure कि if I would have completed it before, तो Karan would have had the same positive feeling and he would have hugged me and congratulated me। आपने लक की बात की तो मुझे लक सुन के तो अभिषेक की याद आ जाती है। बट मैं आपको एक बात बताऊँ कि लक आप करते हो, लेकिन मुझे एक बात बताइए, लकी होना कोई बुरी बात है? बिल्कुल नहीं, वो भी कुछ ही लोगों को मिलता है। हाँ, वो हर किसी के हिस्से में नहीं आता भाई। कितने सारे लोग बाहर मेहनत करते जो नहीं पहुंच पाते उस मुकाम पर, तो कई बार उनका भी लक फेल हो जाता है। तो लकी होना अच्छी बात होती है। हाँ, यहाँ तक कि जब रोहित शेट्टी ने बोला मुझे लगता है थोड़ा हार्ड वर्किंग भी है, तो अभिषेक कहते नहीं, मुझे लगता है मैं तो लकी बहुत ज्यादा। वो तो वहाँ पे बातों में मस्ती हो जाती है उसमें। मुझे ऐसा लगता है लकी होना इज अ वेरी गुड थिंग। आप क्या सोचते हैं अभिषेक के बारे में? एक न्यू कमर था और मैंने आपका एक इंटरव्यू सुना था जहाँ आप कह रहे थे कि आप अभिषेक को ज्यादा आपने देखा नहीं है, सिर्फ वो बिग बॉस के जो आते हैं उतना ही जानते हो, या आसिम को। तो जब आपको जानने का मौका मिला तो? हाँ, क्योंकि मैं टीवी देखता नहीं था, देखता था जब ये हमारी सीरियल चल रही थी, इमली वगैरह ऑन एयर थी, तभी आई यूज्ड टू वॉच इट, बिकॉज़ यू हैव टू नो कि बाकी लोग कर क्या रहे हैं, कि अगर आप उस फील्ड में उतर गए हो तो अभी आपको देखना पड़ेगा। तो लेकिन मैंने उसका काम कभी देखा नहीं था। बिग बॉस के बाद जब भी वहाँ पे मिले तभी उसने मुझे बताया कि वो उड़ारिया में था। उड़ारिया के एपिसोड्स में कभी कभी देखता था, क्योंकि वो हमारे साथ कॉम्पिटिटर स्पॉट था कलर्स में। तो
तो आई वाज लाइक कि अच्छा तू उड़ा रही है, मैं ओके। सो तभी पता चला कि ही हैड डन सम एज एन एक्टर। आई थिंक कोई एक शो शालीन का आया था, तो उसमें वो उसके छोटे भाई का रोल भी कर रहा था या कुछ ऐसा भी था। तो वो सब उसने मुझे वहाँ पे बताया, तब मुझे पता चला अच्छा ये भी तू कर चुका है। तो वो है, इज स्वीट बॉय, इज अ वेरी स्वीट बॉय। और आसिम के बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि जब आपसे, मुझे याद है फर्स्ट या सेकंड एपिसोड में रोहित सर ने आपसे पूछा था क्या कहेंगे, तो आपने बोला मुझे बहुत सेंसिबल लगता है, इसका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है, उसकी कुछ बातें सेंस करती हैं, कुछ बातें सेंस करती हैं। यही लाइन बोली। हाँ कुछ बातें ऑफ कोर्स, जब दो इंसान होंगे तो हर चीज़ से आप कभी सहमत नहीं होंगे। आप और मेरे में भी कुछ चीज़ें, आपका पॉइंट ऑफ व्यू होगा, मेरा होगा, तो कुछ लेकिन जो कुछ बातें मुझे उसके, मेरा ना एक, आई हैव अ फिलोसफी और आई हैव अ हैबिट इन लाइफ। मैंने वहाँ पे ना एक बार शालीन और इन सबको भी बोला था, मैं लोगों की बुराई को देख ही नहीं सकता। मेरे में एक वो एक कुछ है फ्यूज़ यहाँ पे, जो लोगों की बुराई को निगलेक्ट करना अच्छे से जानता है कि इग्नोर कि जो चीज़ मुझे पसंद, बुराई, तो इसलिए मैंने कहा था कि कुछ चीज़ें उसकी सेंस बनती है, तो मैं सिर्फ उन चीज़ों पे फोकस कर रहा था कि अच्छा ये सेंसिबल तो चीज़ें बोलता है, ऐसा तो है, ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से कुछ भी सेंसलेस कर रहा है। सो आई कैन वर्क विथ हिम, वैसा था। उसकी बातों से ऐसा लगा था कि वो आपको थोड़ा सा लुकअप कर रहा था कि मुझे ये अच्छा लगता है। यस। तो मुझे लगा कि जो फाइट हुई होगी उसके बाद ज़रूर आपकी और उसने आपसे ज़रूर बात की होगी, आपने उसे समझाने की कोशिश की होगी, क्योंकि एपिसोड में आप नहीं दिखे, सारी चीज़ें नहीं दिखती एपिसोड में, ऑफ कोर्स। हाँ, तो हाँ, और उस फाइट में मैं इन्वॉल्व भी नहीं हुआ था, नहीं थे आप, मैंने देखा कोई मतलब ही नहीं बनता बेमतलब की फाइट में, बेमतलब अंदर घुसना है, मेक्स नो सेंस। और हम करने क्या है और कर क्या रहे, वो भी चीज़ होती है ना, इसलिए। पर वो छोड़ देता, अभी पुरानी बात हो गई। उसके बाद बात क्या हुई, आपने पूछा है अगर सवाल, तो नेक्स्ट डे हमारी बात हुई। उस दिन मैंने उससे बात की ना उसने मुझसे बात की। मैं चला गया घर, मतलब अपने होटल। नेक्स्ट डे उसका स्टंट था, सेकंड स्टंट था, जब दूसरी बार फिर उसके बाद वो निकल गया शो से। तो वो स्टंट होने से पहले मैंने उसको बोला कि ब्रो तू ना बहुत जल्दी इमोशनली हिल जाता है, इसलिए तू रिएक्ट कर देता है, तो दैट इज रिफ्लेक्टिंग इन योर स्टंट ऑल्सो। So the only advice I gave him as a friend, I told him that take it as an advice as a brother or a friend. I would say कि but you have power, you have strength. Yes. It's not that you don't. You've worked on your body, you've got a fab body and everything. Now the only thing while you go for a stunt, I will give one advice. कल का क्या हुआ मुझे उस पर कमेंट नहीं करना, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं, और हुई बात छोड़ दो वहीं पे। लेकिन अभी स्टंट के लिए जा रहा है तो बस अपने माइंड पे कंट्रोल कर ले। तू जल्दी कोई चीज़ अगर तुझे पसंद ना हो वो आ जाती है ना, तो तू जल्दी हिल जाता है, जल्दी रिएक्ट कर जाता है, वो तेरे स्टंट में भी शायद आ सकता है, तेरे पे हावी हो सकता है, और तू हारेगा तो उस चीज़ की वजह से हारेगा, क्योंकि तू इमोशनली यू गॉट। आपने ये बात बोली उसे, हाँ, कि बिकॉज यू हैव फिजिकल एबिलिटी टू डू थिंग्स। हाँ, यू हैव फिजिकल एबिलिटी टू डू थिंग्स, बट यू आर फेलिंग बिकॉज मे बी इफ यू फेल, यू विल फेल ओनली बिकॉज योर माइंड गॉट slightly off edge by certain things. तो वो काम रख अपना. If you keep the calmness, you will go through the whole thing. So that is the only advice I could give him, and which he took also. He said कि yeah bro, I'm just calming myself down. अभी क्या बाद में उसने कितना उसका रखा नहीं रखा मुझे पता नहीं, पर as a friend I felt that was my reading of him, and at least I should voice it to him once. Again, if he uses it, it's for his benefit. मुझे भी इसलिए लगा क्योंकि मुझे वो पूरे शो में ऐसा लगा कि वो किसी की बात सुनता तो शायद को कंटेस्टेंट में आपकी बात जरूर सुनता। Correct. तो मैं देख रही थी कि आपका ऑब्जर्वेशन क्या था। ये हमने वैनिटी में बात की थी, वो वैनिटी के बाहर वर्कआउट कर रहा था, सुबह पंप कर रहा था बॉडी, ताकि स्टंट के लिए थोड़ा वार्म अप हो जाए। शो के बाद बात हुई आपकी? नहीं, शो के बाद। ओके, शो के बाद, क्योंकि हार्डली 2 weeks we were there together, तो ऐसी कोई मतलब कैमराडरी होने का, जैसे करण से मिला मैं शो के बाद काफी बार, क्योंकि हम यहाँ पे आए तो किसी कॉमन पार्टी में वगैरह, तो सोशल मीडिया पे हम फॉलो करते एक दूसरे को। कृष्णा से मिला, अभी फिनाले के वक्त मिला, उसके बीच में किसी जगह पे मिले थे। ये लोग मिलते रहते हैं आपस में काफ़ी, लेकिन आसिम के साथ 2 हफ्ते से ज़्यादा कुछ ये था ही नहीं ना। और अभी क्या होता है ना, ये इंडस्ट्री ऐसी है, आप अगले प्रोजेक्ट में बिजी हो जाते हो तो वो पीछे का छूट जाता है, वो उतना नहीं रहता। अनलेस आप दूसरा प्रोजेक्ट एक साथ करने लगो तो फिर से हैंग आउट होते हैं। तो आप नए लोगों के साथ, जो अभी मैं फुलवंती कर रहा हूँ, तो मेरा मैक्सिमम टाइम इज कंज्यूम्ड बाय ऑल द एक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स ऑफ फुलवंती। आई स्पेंड टाइम विद देम बिकॉज वी आर स्ट्रेटेजाइजिंग, प्रमोटिंग, डूइंग स्टफ। प्रोफेशनल फ्रेंड्स बनाना मुश्किल होता है प्रोफेशनल फील्ड पे इस तरीके से। हाँ, इस तरीके के पर्सनल फ्रेंड्स बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हर कोई अपने अपने रास्ते निकल जाता है, अपना अपना नया काम ढूंढ लेता है, तो वो फिर उस माहौल में आप बिजी हो जाते हो। ट्रू। मैं आपका एक पोस्ट पढ़ रही थी जिसमें आपने लिखा था, हार जीत से परे एक दुनिया है
वहाँ वही तेरी असली दुनिया है, जहाँ तू अपनी कहानियां सुनाएगा, राइट? So it's like go beyond winning or losing. Everybody wants to win, and as long as you win hearts of people, it's more than enough, I feel. And yeah, there's a lot of things. मैंने ये शायद शो में उन्होंने रखा भी. That खतरो taught me. It taught me losing with grace. Being very graceful in your loss, rather than giving excuses and reasons कि ऐसा था वैसा था वो था, पर फिर भी I lost. You lost. And never be too hyper in your win. Don't boast about it. तो आप जीतो शांत रहो, आप हारो शांत रहो, क्योंकि आप जब भी बहुत ज़्यादा भी जीतते हो और उसके बाद आप उड़ना शुरू करते हो तो आपको पता नहीं कि कभी किस्मत आपके सामने अगर खड़ी हो जाए और आपको एक जोर का तमाचा मारे, और तभी अगर बहुत ज़्यादा उड़ रहे हो आप तो उतने ही हार्ड आप गिरोगे नीचे. तो आप जीतो तो भी शांत रहो और हारो तो भी शांत रहो. ये फिलॉसफी है. तो आई थिंक वो ऐसा कुछ टाइप का मुझे बोलना था तो मैंने लिख दिया. टीवी वो बहुत ज़्यादा आपको फैन बेस दे देता है. 100%. ऑनलाइन फैन बेस तो बहुत देता है, इवन ऑफलाइन भी. उसका हमारे थिएटर के मार्केट से कोई लेना देना नहीं है. आई मीन इट्स अ प्रूवन फैक्ट कि जिसके ऑनलाइन फैंस बहुत है तो उसकी पिक्चर चलेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि लोग उठ के अपने टाइम में से टाइम निकालना, ट्रैफिक झगड़ के वहाँ पर पहुँचना और 2000 रुपये खर्च करना, ये बहुत उसके लिए आपको बहुत ऊपर के लेवल की फिल्म बनानी पड़ती है तो ही वो हो सकता है. तो वो आपके ऑनलाइन फैंस घर में बैठ के, अपने ऑफिस में बैठ के, गाड़ी में बैठ के, ट्रैवल करते करते आपकी रील देख के लाइक करते, वो अलग होता है. लेकिन उनको वहाँ तक पहुँचाना इज़ अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर. बट दिस ऑनलाइन फैंडम इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड नाइस, एंड वो बढ़ने में 100% टेलीविजन एंड वेब एंड एवरीथिंग हेल्प्स. So there is no doubt about that. So they can, this is the audience which will watch more of my web shows and everything. So because of reality TV, if I get more followers get pulled over towards me, तो मेरा वेब शो जो आएगा वो सब देखेंगे, क्योंकि वो इजीली एक्सेस कर. वो हॉटस्टार अगर उन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है, अमेजोन अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है, तो वो जाके वहाँ पे मेरा शो बेंच करेंगे, because they've already connected with me through the reality show. So it does help in that. तो रियलिटी शो और करने के बारे में सोच रही. मैं आपका इंस्टा आस्क पे देख रही थी, लोग कह रहे थे कि करण भी जा रहा है बिग बॉस, आप भी जाइए. हाँ, तो मैं बिग बॉस मराठी में अपनी फिल्म प्रमोट करने जा रहा हूँ. हाँ, आपने यही जवाब दिया. पार्टिसिपेंट कंटेस्टेंट तो मैं कभी बनूंगा ही नहीं उस चीज़ को, तो मेरा फील्ड ही नहीं है, एरिया ही नहीं है मेरा. मुझे एज एन एक्टर अगर मुझे बहुत काम मिल रहा है तो मैं बिग बॉस में क्यों जाऊँ? इट मेक्स नो सेंस. बट लोग कहते हैं नेवर से नो. Yeah, but you can't say yes to anything that does not fit in the mathematics of your business. Okay, मतलब आप उस शो में कभी जाना ही नहीं चाहते. आप इंजीनियर को अगर चपरासी की नौकरी दोगे और बोलोगे नेवर से नो, तो वो उसने नौकरी हाँ कर दी कि नहीं नेवर से नो, मैं चपरासी बन जाऊँगा, तो बेवकूफ़ी होगी उसकी. उसको इंजीनियर का ही काम करना चाहिए, इंजीनियर को. तो मैं एक्टर हूँ, मुझे एक्टर का काम करना चाहिए. रियलिटी शो क्यों? स्टंट्स एंड एवरीथिंग, दैट इज अ पार्ट ऑफ माई work also. झलक दिखला जा डांसिंग पार्ट ऑफ माय वर्क also. एंड बिग बॉस क्यों नहीं? बिकॉज अगेन अभी मैंने ये जो आपको एग्जाम्पल दिया वो ऑफ कोर्स इट्स नॉट रिलेटेड टू बिग बॉस. आई डोंट मीन टू से दैट बिग बॉस इज अ डाउनग्रेड फॉर मी. इट इज पुलिंग मी. ओके, आई विल चेंज द एग्जाम्पल. इंजीनियर को आप सर्जरी करने को बोलोगे किसी के ऊपर, या किसी सर्जन को आप बोलोगे कि ये पुल का डिजाइन बना के दो, मैं यहाँ पे पुल बांधने वाला हूँ. इट इज स्टुपिडिटी टू डू दैट. आई एम एन एक्टर. What has Big Boss got to do with my profession? Just because it's going to give me 1 million followers online, and those 1 million followers are not going to go to the theater and watch my film. For that, I have to make a tremendously good film. Now, as an actor, I'm getting web shows. As an actor, I'm getting it, and I'm making the same amount of money. So then, why will I go to Big Boss and spend 3 months of my life over there for something that does not make any sense to me? And secondly, as an actor, if you're getting work, it's very important to have a certain amount of aura and enigma also to your personality. ये बहुत important चीज़ है एक्टर्स के लिए. आप उसी चीज़ से आपके फैंस कनेक्ट हुए. आप मुझे एक लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर में इमेजिन कर पाते हो ना, क्योंकि आप मेरे बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानते हो. आप जानते हो थोड़ी बहुत पर्सनैलिटी, खतरों में देख ली, लोगों को पसंद आई कि यार कितना सेंसिबल, शांत, ये वगैरह ऐसा ऐसा. लेकिन उसके आगे आप मुझे मैं ब्रेकफास्ट में खाना कैसे खाता हूँ, मैं झाड़ू कैसे लगाता हूँ, मैं बॉक्सर में बैठ के दांत कैसे घिसता हूँ, ये सब देखोगे तो आप मुझे लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर में कभी इमेजिन नहीं कर पाओगे, एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे. इमेजिन भी छोड़ दो, एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे. तो वो आपके पास अगर एज एन एक्टर काम आ रहा है तो आपको उस पर फोकस करना चाहिए. आप ये करोगे तो वो
इनफैक्ट हैम्पर करेगा उस चीज़ को थोड़ा बहुत। ओके, बल्कि कुछ एक्टर सोचते हैं कि वहाँ जाने से करियर रिवाइव होगा, कुछ रिवाइव होगा ना, बट दैट इज करेक्ट, रिवाइव होगा। रिवाइव किसको करियर करना पड़ता है? जिनका खत्म हो जाए या वापस आने की जरूरत। तो मैं आपको वही तो बोल रहा हूँ कि मुझे अगर एज एन एक्टर काम मिल रहा है तो मैं वहाँ क्यों जाऊँ? वो रिवाइव करने वाली चीज है ना। आप सही बोल रहे हो, आप ही ने आंसर दे दिया। बहुत अच्छा पैसा वो तो अभी भी दे रहे हैं मुझे बहुत अच्छा पैसा। हर साल आता है ऑफर, क्यों नहीं देंगे? 100% पैसा। मैं वही बोल रहा हूँ, मैं पैसा चाहूंगा कि मेरी फिल्म कमा ले 15-20 करोड़ रुपया, वहां से पैसा आ जाए तो वो मेरा इट विल दैट मनी विल सेटिस्फाई मी। सो माय एंटायर एफर्ट इज टुवर्ड दैट आई वांट टू बी अ बॉक्स ऑफिस सक्सेस, be it my Marathi film or whatever it is. I want my producer to invest 5 crores in it and earn 15-20 crores, and then next time make a 10 crore film or a 15 crore film with me, and then earn more 25-30 crores. So वो वहाँ से आया ना पैसा, सिर्फ बिग बॉस से ही मिलता है क्या? बाकी चीज़ों से नहीं मिलता। तो योर क्वेश्चन हैड द आंसर इन इट कि रिवाइव करना की ज़रूरत जिसको होती है, या जो आया है और जिसको, so ये influencers या anybody who wants to revive their career, it is a very good platform, a very big platform, no doubt. तो आखिर में मैं खतरों पे ही बात करूं तो आपको ऐसा लगता है कि कोई एक ऐसा सच में स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट था जिसको आपने शुरू में एक्सपेक्ट किया था कि बहुत आगे तक जाएगा, या आपको बहुत टफ कंपटीशन जो टॉप 5 में पहुंचे उसके अलावा किसी का लगा कि अच्छा परफॉर्मेंस था? आशीष या he was very strong. Bad luck. वो बहुत स्ट्रांग था, और वो पानी वाला स्टंट था जिसमें वो हारा और उसके बाद वो एलिमिनेशन टास्क में गया और वहाँ पे हार के वो उसी हफ्ते निकल गया। तो उसमें मैंने शालीन को गेस कर लिया। आपको वो दिखा नहीं, लेकिन मैंने उसके पहले आशीष का नाम लिया था। ओके। और फिर मैंने नाम बदल के शालीन का नाम लिया था, क्योंकि मैंने शालीन के चेहरे को ऐसा नर्वस और थोड़ा सा सफ़ेद पड़ा हुआ देखा तो मेरे लगा ये इसी ने किया है। लेकिन अगर मैं आशीष का नाम लेता तो शायद आशीष आउट नहीं होता, क्योंकि फिर आशीष शालीन को वो टास्क करना पड़ता वहाँ का हमारे साथ। हाँ, वो जो गैम्बलिंग वाला जो था, गेस वाला। करेक्ट। वो पानी का स्टंट में वो मेरे साथ आया क्योंकि मैंने शालीन का नाम सही से गेस किया, तो शालीन वहाँ से हट गया, और हाँ, नहीं तो आशीष वो स्टंट जीत जाता। हाँ, Are you understanding? वो ब्रेथ का स्टंट था। तो शालीन ने खुद ही बाद में एडमिट किया था कि यार वो पानी का स्टंट मुझसे नहीं हो पाता इतना 17 मिनट अंदर ये करना, ब्रेथ रोक के रखना। तो आशीष के चांसेस ज़्यादा थे अगर मैं उस स्टंट में ना होता तो जीतने के। तो शायद अगर मैं शालीन का नाम ना लेके आशीष का नाम लेता तो मुझे एलिमिनेशन स्टंट में जाना पड़ता और शालीन को वो स्टंट करना पड़ता जिसमें आशीष जीत जाता और आशीष उस हफ्ते एलिमिनेट नहीं होता। वो अगेन लक। मैं शालीन को मैंने गेस कर लिया, फिर मैं उस स्टंट में चला गया, शालीन एलिमिनेशन में गया, शालीन एलिमिनेशन में आराम से जीत गया। क्योंकि शॉक और इसमें वो बहुत टफ है, मतलब वो उसको उसका सबसे बड़ा फियर था पानी का, पानी अंडर वाटर ज़्यादा टाइम ब्रेथ रोकना। वो ऑब्वियसली टेलीविजन पे नहीं बोलेगा, लेकिन हम आपस में बात करते तो उसको वो फियर था कि अंडर वाटर ब्रेथ का मुझे थोड़ा सा टेंशन है, बाकी तो सारे स्टंट्स में कर लूंगा। तो वो मैंने उसका नाम सही गेस कर लिया, तो शालीन को वो नहीं करना पड़ा, वो एलिमिनेशन में गया जिसमें वो स्ट्रांग था, और मैं वहाँ पे गया और वहाँ पे आशीष के चांसेस कम हो गए क्योंकि मेरा ब्रेथ पावर अच्छा है। मैं अंदर ब्रेथ की मैं और 5 मिनट अंदर डुबा के रखते तो मैं रह जाता। हाँ, तो आप प्रैक्टिस करके गए थे? नहीं, मेरा ब्रेथ का है ही, मैं आई कैन कंट्रोल माई ब्रेथ प्रीटी वेल बिकॉज सिंस लॉन्ग टाइम। सो वो था, तो वो उसका बैड लक आशीष का। नहीं तो वो बाकी बहुत स्ट्रांग था। वो उस टर्न में भी उसने सबसे ज़्यादा टफ फाइट दी मुझे, एंड तक रुका रहा, 70 मिनट्स वो भी रुका रहा। बस एकदम कुछ सेकंडों के लिए वो पहले निकल गया और फिर खत्म हो गया स्टंट। बार बार शो में ये बात निकली कि शो में 2 नेपो किड है, शालीन और अभिषेक। आपको कहीं ये बात फील हुई कि उनको आपसे ज़्यादा फुटेज दिया जा रहा था? नहीं। और आप आई मीन क्यों ऐसा रहेगा? आई थिंक आपको अच्छा फुटेज मिला। हाँ, लेकिन लोगों का कहना है कि क्या ऐसा फील हुआ क्या बाकी कॉन्टेस्टेंट को? मुझे तो नहीं हुआ। ओके। तो सिर्फ एक मजाक बनाने के लिए, फन बनाने के लिए स्क्रिप्ट तैयार की गई थी। स्क्रिप्ट या कि आप कुछ एक पर्सनालिटीज को बिल्ड करते हो ना एक रियलिटी शो में। हाँ। उस तरीके से वो मजे के लिए चीजें हुई है। उससे क्या है? And I know I'm going to be the final. मैं since the beginning I knew that मैं कुछ भी करे फाइनलिस्ट 100% बनूंगा। तो आप जब पहला स्टंट जीते थे, 3 लोगों का नाम लिया था रोहित सर ने, तब भी शालीन का तो लिया नहीं था, आपका, कृष्णा का, और एक और नाम लिया था ना, करण का, कि आप तीनों ने जो पहले जो स्टंट दिए थे, फर्स्ट 2 स्टंट, उसमें आप लोगों ने बहुत अच्छा किया था। सो ऐसी चीज़ों से इनसिक्योर, आई एम द लास्ट पर्सन हु विल बी इनसिक्योर विद एनीबॉडी। इट डजंट मैटर, आई मीन, और किसी को अगर कुछ मिल रहा है तो उसके हिस्से का मिल रहा है, उसकी वजह से आप क्यों इनसिक्योर हो रहे हो? आपके हिस्से का आपको मिलने वाला है।
बी सिक्योर इन दैट। पर आप ये मानते हैं कि वो डिजर्व करते हैं इसलिए ही मिल रहा है? जिसको यू ऑलवेज इन लाइफ यू ऑलवेज गेट व्हाट यू डिजर्व। आप जो करते हो उसके हिसाब से जो डिजर्विंग है वही चीज़ आपको मिलती है। सो वो है मतलब किस्मत से ज़्यादा और औकात से कम कभी किसी को नहीं मिलता। जितनी आपकी औकात है उतना ही मिलेगा और जितनी किस्मत है उतना ही मिलेगा। पर ट्रॉफी हाथ में नहीं आने का थोड़ा सा मलाल है? ऑफ कोर्स है। किसी को देखो हार के, मैं ये नहीं बोलता कि मैं कोई संत आदमी हूँ तो हूँ नहीं कि हार के भी ओ नो प्रॉब्लम नॉट एट ऑल। ट्रॉफी हाथ में आती है तो जीतने का एक हैप्पीनेस तो होता ही है, यू वांट द ट्रॉफी ये वो वगैरह, बट दैट इज ओके। बट द वे यू हैंडल इट एंड द वे यू डाइजेस्ट इट इज व्हाट मेक्स योर कैरेक्टर. Your true character is shown in your loss. Are you giving excuses? Are you being sour about it? तो नहीं, you're being graceful about it. Your character is shown over there. True. तो जाते जाते अपने फैंस से क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि मेरी फिल्म फुलवंती आ रही है विद सबटाइटल्स आपके नज़दीकी थिएटर्स में 11 अक्टूबर को, तो वो देखिए. और गुन्हा सीज़न 2, गुन्हा सीज़न 1 हर किसी ने देखा होगा, तो आप प्लीज़ अभी उसके लिए एक्साइटेड रहिए. आफ्टर 11th अक्टूबर मैं गुन्हा सीज़न 2 का शूटिंग शुरू करूँगा और हॉटस्टार पे वो वेब सीरीज़ बाय द एंड ऑफ द ईयर उसका सेकंड सीज़न आ जाएगा, तो वो भी ज़रूर देखिए. थैंक यू हमसे बात करने के लिए. थैंक यू. थैंक्स.